हाय एवरीवन। आज की लीड कोड प्रॉब्लम देखते हैं। ये आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है, वैसे तो हार्ड मार्क प्रॉब्लम है, स्विम इन राइजिंग वाटर। पर अगर किसी ने भी ग्राफ्स पढ़े हुए हैं, ग्राफ्स में बीएफएस पढ़ा है और डाइक्स्ट्रा लगा के देखा हुआ है, तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी इजी प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन। एंड अगर आपने ये करा है तो आई वुड रिकमेंड वीडियो की जगह आप खुद इसको ट्राई करो थोड़ी देर के लिए। अगर ना आए तो उसके बाद डू रेफर टू द वीडियो सॉल्यूशन एज वेल। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम में क्या क्या रहा है। एक n क्रॉस n की इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड है, जहाँ पे ग्रिड की जो वैल्यू है रिप्रेजेंट करती है एलिवेशन i कॉमा jth पॉइंट पे। तो ठीक है, कोई i कॉमा jth पॉइंट होगा और लेट मी स्विच द कलर्स। तो यहाँ पे जो भी हाइट होगी, ऐसे 3D में यहाँ सोचना है हमें। तो जो भी यहाँ पे हाइट होगी उसको रिप्रेजेंट करते हैं इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेड ऑफ i कॉमा j पे। ठीक है, बारिश शुरू हो जाती है और पानी का लेवल बढ़ता है टाइम के साथ। ठीक है, एट टाइम टी वाटर लेवल इज टी। ओके, तो टाइम टी पर वाटर लेवल जो है टी के बराबर है। ठीक है, मतलब हर सेल विद एलिवेशन लेस देन और इक्वल टू टी इज सबमर्ज्ड और रीचेबल। रीचेबल क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, इसलिए उसको रीचेबल कह रहे हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। यस, तो इसका मतलब ये है, अगर मैं टाइम टी पर बात करूं और ये बिल्डिंग है सपोज T-3 हाइट की, से टाइम की वैल्यू है 4 सेकेंड्स या 4 मिनट, और इस बिल्डिंग की हाइट आ जाती है 2। तो यानी कि जब तक ये होगा तो इतना पानी भर चुका होगा इसके ऊपर। पानी एक्चुअल में सर के ऊपर जा चुका होगा 2 मीटर से। तो इसका कहने का यही मतलब है कि एलिवेशन मैप में टाइम टी से नीचे जितनी भी बिल्डिंग्स है या जितनी भी एलिवेशंस है, उस तक पानी जा चुका है और वो उसके नीचे आ चुकी है पानी के अंदर। तो अगर मुझे स्विमिंग करनी है तो मैं इसमें जाऊं और मैं यहाँ यहाँ स्विमिंग कर सकता हूँ। मतलब जितने भी पॉइंट्स इस 4 की हाइट से नीचे है वो रीचेबल है एट एनी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये मतलब इस प्रॉब्लम का। आगे देखते हैं क्या कहती है प्रॉब्लम। आगे कह रही है कि ओके वेट, सॉरी, या स्विम कर सकते किसी भी स्क्वायर से अनदर 4 डायरेक्शनली एडजेसेंट स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ द एलिवेशन ऑफ बोथ स्क्वायर्स इंडिविजुअली आर एट मोस्ट टी। तो वो ये चीज़ जो हमने यहाँ देखी कि अगर मेरी इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 3 है, फिर इसकी हाइट मान लो 4 है और मेरे टी की वैल्यू 5 आ गई, तो जब जिनकी भी हाइट टी से कम होगी ना, वहां तक तो हम पक्का आराम से स्विम कर सकते हैं। यहाँ पर हूँ मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी आराम से स्विम कर सकता हूँ। ये हाइट कितनी होगी ऊपर वाली? 1 मीटर की, 1 यूनिट। ठीक है, मिनिमम टाइम बताओ अगर हम बॉटम राइट स्क्वायर पे पहुंचना चाहते हैं। बॉटम राइट स्क्वायर पे पहुंचना चाहते हैं, ये इसका टॉप व्यू मान लो। टॉप व्यू है, ठीक है। यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक आना है, यहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से आ सकता हूँ। टॉप व्यू है, बताओ। किसी और एग्जांपल में देखें इसी सेम चीज को। तो ये कहना चाह रहा है कि ऊपर से जब हम अपने आइलैंड को देखेंगे, यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक पहुंचना है। इसमें तो इसने ये पाथ ले लिया है, ठीक है। हो सकता है ये पाथ भी लेता, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं कौन सा पाथ की क्या रिक्वायरमेंट है फाइनली। मिनिमम टाइम इसने बोला है until यू रीच द बॉटम राइट स्क्वायर। और टाइम की यहाँ पे क्या यूजेज होगी? हाइट से, वाटर लेवल की हाइट से, लेवल हाइट से, क्योंकि यहाँ गिवन एक और चीज है कि यू कैन स्विम इनफाइनाइट डिस्टेंसेस इन जीरो टाइम, यानी कि जो हम एक सेल से दूसरे सेल जाने का टाइम है उसको जीरो मानेंगे। इस सेल से इस सेल जाने का टाइम है उसको हम जीरो मानेंगे। और जो इसने 4 डायमेंशनली वाली चीज लिखी थी, उसका मतलब है कि ऐसे ऐसे जा सकते हैं। कल की वीडियो में चीज मैंने बताई भी है कि अगर ये पॉइंट मेरा R, C है, ओरिजिनल पॉइंट, तो ये हो जाएगा मेरा R-1, C।
और ये हो जाएगा मेरा R+1, C। ये राइट वाला हो जाएगा मेरा, राइट वाले में रो सेम है तो R कॉलम एक आगे बढ़ जाएगा, C+1। और लेफ्ट वाले में रो सेम है तो R, और कॉलम मेरा एक पीछे हो जाएगा, C-1। तो इसने पूछा है मिनिमम टाइम क्या है। मिनिमम टाइम को हम ऐसे सोच सकते हैं, हम बोलेंगे कि मान लो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आ गई बीच में और बाकी सारी छोटी छोटी आई है। अगर उसने तो 2D बोला, हम एक बार 1D के हिसाब से भी सोचे। मुझे यहाँ से लेकर, ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है और ये मेरी एंडिंग पोजीशन है सपोज। ठीक है, अगर मुझे स्विम करके पहुंचना है तो पाथ तो मुझे यहाँ पे एक ही दिख रहा है, आराम से यहाँ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आ गया टॉवर, सपोज इसकी वैल्यू है 10 यूनिट की हाइट है। अब इसको क्रॉस करने के लिए मुझे पानी चाहिए होगा जो एटलीस्ट एटलीस्ट मेरा 10 सेकंड की हाइट तक तो हो गई। अगर मुझे इतना पानी मिल गया तो मैं आराम से क्रॉस कर जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए टाइम की यहाँ पे बस एक यूटिलिटी है जो कि है वाटर लेवल से, क्योंकि उसके बाद हमें टाइम से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मैं सपोज टाइम t=10 तक इस यहाँ तक पहुंच गया, इस पॉइंट तक, उसके बाद इसने कहा यू कैन कवर इनफाइनाइट डिस्टेंसेस इन 0 टाइम, तो उसके बाद मैं इंस्टेंटली यहीं पे पहुंच जाऊंगा विदाउट एनी टाइम। तो टाइम t=10 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली कोई ऐसा पाथ हम सोचे कि, एक बार इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर मेन लीड कोड के एग्जांपल पे आएंगे। तो सपोज मैं कहूँ कि या यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हूँ और ये बहुत बड़ा पाथ आ गया, फिर बहुत छोटे छोटे पाथ्स आ गए, फिर ये बहुत बड़ा पाथ आ गया। अब मेरी इसमें मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ तक जब मैं आऊँ, सपोज इसकी हाइट 12 है, इसकी हाइट 10 है, मुझे एटलीस्ट 12 सेकंड बाद या 12 मिनट बाद यहाँ पे पहुंचना है, जिससे कि क्या होगा, पानी इस लेवल तक तो भर चुका होगा। राइट, पानी यहाँ तक भर चुका होगा, और अगर पानी यहाँ तक भर गया है तो फिर मैं आगे आराम से क्रॉस कर लूंगा। ठीक है, ये स्टार्ट पोजीशन होगी मेरी। यहाँ से मैं स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंचना चाहता हूँ, एंड तक। ठीक है, और अगर मैं टाइम t=12 पर यहाँ पहुंच गया एग्जैक्टली तो अलाउड है क्वेश्चन में। उसके बाद तो मेरे पास कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं, जो भी हमारी बिगेस्ट वैल्यू होगी ना, बिगेस्ट वैल्यू ऑफ हाइट, वही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन में। जो हमारा 2D पाथ है, यहाँ तो 1D में हमने देखा, ठीक है, 1D में देखा, लेकिन जो हमारा 2D पाथ होगा उसमें भी जो बिगेस्ट वैल्यू होगी हाइट की, वही आंसर होगा। अगर ऑब्जर्वेशन से भी देखें तो यहाँ पे 3 है, 3 आंसर आ गया। यहाँ पर बिगेस्ट वैल्यू इस पाथ में जो इसने दिया है हमें, क्या है, यहाँ से लेकर जा रही है, यहाँ 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 यहाँ, तो यहाँ 16 आ गई। 16 है तो 16 ही आंसर दे दिया। ठीक है, तो जो भी हमारी बिगेस्ट वैल्यू है पाथ में वही आंसर है। लेकिन 2D के केस में एक दिक्कत आ रही है कि पाथ कौन सा चूज करे, क्योंकि हो सकता है कोई इसकी जगह बोल दे कि डायरेक्ट कोई इजी सा पाथ ले लो। हम हो सकता है सोचे कि ये पाथ ले लेते हैं कि 0 से 1 तक आए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, या तो यहाँ से यहाँ आ गए। ऐसा कुछ पाथ भी हम सोच सकते हैं। तो उसमें अप्लाई करेंगे हम अपनी डायक्स्ट्रा की लर्निंग। डायक्स्ट्रा की लर्निंग डायक्स्ट्रा की लर्निंग क्या कहती है, मेरे पास एक तो हाइट गिवन है और मुझे मिनिमम चाहिए, मुझे मैक्सिमम हाइट भी इतनी चाहिए पूरे पाथ में जो कि लीस्ट हो, ताकि मैं मिनिमम आंसर दे पाऊँ। तो हम पाथ ही ऐसा चूज करेंगे जहाँ पे हाइट्स मिनिमम हो। यानी कि मैं 0 पर खड़ा हूँ अगर, तो मैं 0 के बाद ये नहीं कहूंगा बड़ी हाइट पे जाओ, मैं कहूंगा लीस्ट हाइट कौन सी है, उस पे जाते चलो। 1 के बाद मैं लीस्ट हाइट पे जाऊंगा। ऐसे करते करते हम लीस्ट हाइट वाले पाथ्स को चूज करते रहेंगे। और फिफ्थ पे हूँ मैं, अब यहाँ पे 21 पे भी जा सकता हूँ, लेकिन इसको हटाएंगे, हम कहेंगे लीस्ट पाथ वाले पे आओ।
ऐसे लीस्ट पाथ वाले पे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे और एंड तक पहुंच जाएंगे। एंड में जिस पाथ पे होंगे बोल देंगे कि यही आंसर है फाइनल। लीस्ट को हर बार चूज करना है, और हर बार एक पॉइंट पर आने के बाद हमें नेबर्स पे जाना है उसके। नेबर्स वाला ट्रेवर्सल तो हमने कल ही सीखा था वीडियो में, जो हमने एनजीबी करके एरे लिया था, जिसमें वैल्यू ऐसी थी कुछ -1 0, नहीं तो या फिर 0 1, या 0 -1, ऐसी वैल्यूज देखी थी हमने, चार वैल्यूज। और कहा था कि अगर इन चार वैल्यूज को ट्रेवर्स करेंगे तो हम नेबरिंग सारी वैल्यूज को कवर कर लेंगे। फॉर द मिनिमम हाइट वी कैन यूज अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू को हम मिन ही बोलेंगे यहाँ पे, क्यू। आई एम सॉरी फॉर द राइटिंग इन दिस वीडियो, हीप नहीं मिन हीप बोल देंगे। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसी को टॉप पर स्टोर करता है। हमें बाकी किसी और वैल्यू का नहीं पता होगा क्या है। सपोज ये मेरा प्रायोरिटी क्यू है, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे पांच वैल्यूज है। ठीक है, तो एक चीज प्रायोरिटी क्यू हमारा गारंटी करते हैं, क्योंकि एक ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। तो 1 यहाँ पर होगा, नीचे कुछ भी हो सकता है, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, हमें नहीं पता क्या होगा। लेकिन मिन हीप है तो एक चीज की गारंटी है कि 1 टॉप पर होगा। किसमें? मिन हीप में। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से मैं एक पॉइंट पर आने के बाद बोल दूं, मैं इस पॉइंट पे सपोज R, C पे, मैं इसके सारे नेबर्स को डाल दूं एक प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, तो ये A, B, C और D है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स है, इनको डाल दूंगा प्रायोरिटी क्यू में। तो A, B, C, D, इनमें से भी जिसकी हाइट मिनिमम होगी वो टॉप पर आ जाएगा, रेस्ट पॉइंट्स नीचे आ जाएंगे। लेकिन हमें A B C D पर आने के बाद हमें देखना है, सपोज C की हाइट मिनिमम है। ठीक है, अब C के बाद हमें फर्दर आगे पॉइंट्स पर जाना है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो इसके लिए हमें C के कोऑर्डिनेट्स भी डालने पड़ेंगे इसी प्रायोरिटी क्यू में साथ में। तो प्रायोरिटी क्यू में कुछ ऐसा स्टोर कर लेते कि एक तो हाइट डाल लो, और हाइट पहले क्यों लेंगे, क्योंकि हमें हाइट के बेसिस पर ही वैल्यू चाहिए, सबसे छोटी छोटी हाइट की जो वैल्यू है वो टॉप पे चाहिए। उसके बाद एक्स और वाई ले लेंगे कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के। तो इससे हमारी प्रायोरिटी क्यू बन जाएगी। प्रायोरिटी क्यू बनने के बाद हम कहेंगे नेबर्स पे ट्रेवर्स करो। नेबर्स में जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज है उनको डाल लो, और इसी तरीके से चलते रहो जब तक हमारा यहाँ से लेकर फाइनल लोकेशन नहीं आ जाती। यानी कि यहाँ से लेकर जब तक ये लोकेशन नहीं आती रहती, दो स्टेप्स करने हैं हमें। पहला स्टेप है प्रायोरिटी क्यू में पुश, दूसरा स्टेप है ट्रेवर्स, और तीसरा हम हर स्टेप पे चेक करेंगे एक, क्या चेक करेंगे? टाइम की मैक्सिमम वैल्यू, या फिर हम दूसरी तरीके से सोचे इसको तो एक बिगेस्ट बिल्डिंग की हाइट। हाइट, जिसने भी डाइक्स्ट्रा पढ़ा है उसको पता है प्रायोरिटी क्यू से हमें एक फायदा मिलता है। हमें हर स्टेप में जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज होती है हमेशा वही आती है, और पाथ हमारा ऑटोमेटिकली वैसे ही बनता है। अगर हम एक ड्राई रन भी करके देखें तो कैसे होगा ड्राई रन, इसी एग्जांपल पे देखते चलो। तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी क्यू में क्या डालूंगा? अगर ये मेरी प्रायोरिटी क्यू है तो मैं डाल दूंगा 0, क्योंकि पहले पॉइंट की तो हाइट ही 0 है। इस पॉइंट को मैं डालने वाला हूँ 0, कोऑर्डिनेट्स इसके जो कि है 0, 0। ठीक है, इसमें डाल दिया हमने। अब मैं कहूँगा
इसके बाद इसके नेबर्स पे जाओ, ट्रेवर्स करो। नेबर्स में ये इनवैलिड ऊपर, लेफ्ट में इनवैलिड, नीचे बहुत बड़ी वैल्यू है, और यहाँ है। नीचे बड़ी जरूर होगी लेकिन हम डालेंगे क्योंकि हमें पहले नहीं पता कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी। तो इसको सबसे पहले पॉप करेंगे। इसको पॉप करने के बाद डाल देंगे नीचे की वैल्यू पहले। नीचे की वैल्यू ये, और कोऑर्डिनेट्स वाइज देखे तो 0 1 2 3 4। सिमिलरली ऊपर 0 1 2 3 और 4। 24 और कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 0। यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स एक्सेस अपना, और इसके अलॉन्ग हम ले रहे हैं अपना वाई एक्सेस। ठीक है, नहीं तो आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। एक ये पॉइंट लेंगे, और दूसरा कौन सा पॉइंट आएगा जिसकी हाइट तो 1 है और कोऑर्डिनेट क्या है 0 1। ठीक है, प्रायोरिटी क्यों है, सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट होगा इसमें से जिसकी हाइट की वैल्यू लीस्ट है, यानी कि ये वाला। ठीक है, अब ये टॉप पे आएगा, ये कहेगा चलो मेरे को पुश करो, सॉरी इसको पॉप करेंगे। अब पॉप करने के बाद इसके नेबर्स को डाल देंगे। इसके नेबर्स में ये चला जाएगा, एक ये चला जाएगा। साथ साथ हम इनको विजिटेड भी मार्क करेंगे, यानी कि ये एलिमेंट एक बार प्रायोरिटी क्यू में जा चुके हैं, और इनसे हम इनके नेबर्स पे भी जा चुके हैं। तो 2 आएगा। 2 के साथ सेम कहानी होगी। 23 को मैं इनफैक्ट अभी डाल भी नहीं रहा हूँ, डालेंगे जरूर पर इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, वो काम नहीं आएगी वैल्यू। 2 के लिए ये हो गया। 2 के बाद अब सबसे ऊपर यही वैल्यू होगी। इसको पॉप करेंगे। पॉप करेंगे तो इसके नेबर्स को पुश कर देंगे, इसको भी, इसको भी कर देते, नेबर्स को भी पुश। सब पॉइंट्स पुराने को हटा के नीचे इतनी बड़ी वैल्यूज ही होगी, 24, 23 या 22, जो कि कभी काम ही नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले भी हम देखेंगे हम यहाँ पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, 3 हो गया। अब 24 आएगा इसका नेबर, 4, कोऑर्डिनेट 0 4। हर स्टेप में ना हम एक इक्वेशन जरूर लगाएंगे चेक करने के लिए बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट, क्योंकि ये टी हमारा आंसर होगा। तो मैक्सिमम ऑफ टी कॉमा जो भी प्रायोरिटी क्योंकि टॉप पर आई वैल्यू ग्रिड ऑफ सपोज एक्स कॉमा वाई है, तो ये एक चेक कर लेंगे। ठीक है, अब 4 आ गया टॉप के ऊपर। ओके, 4 आ गया, 3 का ये नेबर भी जाएगा लेकिन 4 टॉप पे आएगा। 4 के बाद 4 का 5 आ जाएगा। 5 के नेबर्स को डालेंगे, 21 विजिटेड, 4 विजिटेड, 16 है सबसे छोटी वैल्यू। 16 पे जाएंगे, डाल देंगे। 16 पे जाएंगे, अब टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 हो जाएगी, क्योंकि प्रायोरिटी क्योंकि टॉप पर अब 16 ही आ जाएगा। या तो 16 को ले लो, या उसके अलावा आपके पास कौन से ऑप्शन है प्रायोरिटी क्यू में, 24, 23, 22 बहुत बड़े हैं। तो 16 आ जाएगा विद कोऑर्डिनेट्स 2 4। 2 4, ठीक है। अब 16 के बाद भी इसके सारे नेबर्स पे जाएंगे, नेबर्स पे हम सब पे जाएंगे, सबको प्रायोरिटी क्यू में पुश भी करेंगे और विजिट भी मार्क करेंगे। तो 16 के बाद 20 है नेबर्स, 15 है, और 5 तो पहले से ही विजिटेड था, तो 15 को डाल देंगे फिर। सिमिलरली 15 के बाद इसको भी विजिट कर लेंगे, 14 आ जाएगा ऊपर, 13 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ऊपर, 11 आ जाएगा फिर। ये ये सारे पॉइंट्स भी प्रायोरिटी के अंदर ही है, रहेंगे ये, लेकिन कभी काम नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमेशा छोटी वैल्यूज इनसे ऊपर आई जा रही है। ठीक है, एंड में जैसे ही ये पॉइंट आएगा हम बोल देंगे जो भी टी की वैल्यू है वही रिटर्न कर दो। ऑब्वियसली उस चेक को लगाने के बाद, क्योंकि हो सकता है हमारे लास्ट पॉइंट की वैल्यू, यहाँ तक तो हम 7 पे 16 पे पहुंच गए, ऐसा हो सकता है इसकी वैल्यू 600 हो। तो 600 होगी तो कोई नहीं, ये कभी ना कभी तो प्रायोरिटी क्योंकि टॉप पे आएगा, और जैसे ही आएगा ये वैल्यू डालेंगे टी वाली। टी की वैल्यू डालने के बाद आंसर 600 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर 600 हो जाएगा उस केस में। तो इस केस में देखें तो हमारा पाथ ये बना, विच इज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। प्रायोरिटी क्योंकि वो लॉजिक लगा सिमिलर टू डाइक्स्ट्रा, इसलिए इसको मॉडिफाइड डाइक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं।
लेकिन अकॉर्डिंग टू मी प्रायोरिटी क्योंकि लॉजिक भी बहुत ज्यादा इंट्यूटिव था इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें सिर्फ स्मॉलेस्ट वैल्यूज पर ही ध्यान देना था और लीस्ट वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ 16 आ रही है इस पाथ में हमारे, तो 16 आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाथ क्या है, ये वाला पाथ था, इसमें 16 आ गई। ठीक है, एक बार इसको कोड करके देखते हैं, उसके बाद टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे। एज मैंने कहा पहले भी कि ये पिछली वीडियो के बहुत ज़्यादा सिमिलर है, यानी कि कल के प्रॉब्लम ऑफ द डे के। तो वहीं से जो थोड़ा टेम्पलेट कोड है उठा लेते हैं पहले। ठीक है, नेबर वाली चीज़ मैंने यहाँ भी समझा दी, और मैंने कल की प्रॉब्लम में भी एक बार समझाया था कि नेबर्स की वैल्यू -1 0 1 ऐसे क्यों ले रहे हैं और क्या फ़ायदा है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्यों तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें इनफैक्ट ये कोड भी हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और विजिटेड चाहिए होगा यहाँ पे हमें, ये BFS ट्रैवर्सल का कोड आ गया, और विजिटेड के लिए ये कोड आ जाएगा। नाउ आई थिंक वी आर सेट टू गो। सी, काफी कोड तो सिमिलर ही है पिछले वाले कोड से। यहाँ पे विजिटेड बोल देंगे, विजिटेड एन एम को डिफाइन कर लेते हैं। NM डिफाइन कैसे होंगे, हाइट्स की जगह यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ग्रिड। ग्रिड, ठीक है, रो और कॉलम डिफाइन हो गए। विजिटेड अरे डिफाइन हो गया। उसके बाद प्रायोरिटी क्यू मिन हीप डालनी है, जिसका डेटा टाइप क्या होगा, हाइट कॉमा कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होंगे। तो इसको इस फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं क्या हम, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, बार बार इतनी बड़ी चीज लिखने के बजाय हम एक टेक्निक यूज कर सकते हैं डिफाइन की। PII बोल देंगे, पेयर ऑफ इंट इंटा है। अब कोड में जहां पे भी हम PII लिखेंगे तो वो पेयर ऑफ इंट आ जाएगा। तो लिख के देखते चलो, इसको हटाएंगे, प्रायोरिटी क्यू मिन हीप। मिन हीप के लिए जो टेम्पलेट होता है, प्रायोरिटी क्यू इंट पहली जो वैल्यू होती है PII, फिर वेक्टर ऑफ व्हाट वी आर स्टोरिंग इन दिस, फिर ग्रेटर ऑफ, इसको PQ नाम दे देते हैं, यहाँ लिख के रहो। और एक कोड भी मैं कमेंट सेक्शन में डालने वाला हूँ गिटहब के साथ, तो यू कैन रेफर टू इट लेटर एज वेल। कोड ट्रेवर्स तब तक करेंगे जब तक PQ एम्प्टी नहीं हो जाता। सबसे पहले PQ के पहले एलिमेंट को पकड़ेंगे, बोल देंगे हाइट है ये तो हमारी, हाइट को बोलेंगे PQ डॉट टॉप फर्स्ट। फिर इन x इज इक्वल टू PQ डॉट टॉप सेकेंड। सेकेंड क्या है, पेयर है, पेयर की भी फर्स्ट वैल्यू हमारे x कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रही है। उसके बाद y क्या होगा, आई होप रन ना हो, ठीक है, PQ डॉट टॉप पेयर की सेकेंड वैल्यू, x आ गया, y आ गया। अब जो एलिमेंट था प्रायोरिटी क्यू में उसको हटा देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पहले एलिमेंट को तो जरूर डालना पड़ेगा प्रायोरिटी क्यू में। तो PQ डॉट पुश, पुश हाइट क्या होगी इसकी, ग्रेड ऑफ 0 कॉमा 0। अगर हम दो एग्जांपल्स देखें तो इसमें तो इसने 0 ही लिया है, और आई थिंक सभी में ना पहली वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि यहाँ पर हम एग्जिस्ट कैसे करेंगे वरना। तो यहाँ पे हम 0 भी डाल सकते हो इस वैल्यू की जगह, बट वी शुड नॉट टेक रिस्क। अगर यहाँ पे कभी नॉन जीरो वैल्यू होगी तो हमारा एरर ना आए, इसलिए हमने जो भी वैल्यू है उसी को डाल दिया। कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0, और हमारे आंसर के लिए इन t इज इक्वल टू 0, जो कि टाइम को डिनोट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जो भी ये वैल्यू होगी t को रीसेट करने चेक करने, हमने लिखा था मैक्सिमम ऑफ t कॉमा हाइट, करेक्ट है। ठीक है, ट्रेवर्स करेंगे, नेबरिंग रो इज इक्वल टू जो करंट रो की वैल्यू यहाँ x है, करंट कॉलम की वैल्यू y है, ठीक है। वैलिड, सबसे पहले सेल पे जा रहे हैं नेबरिंग पे, वैलिड होना चाहिए, जो मैंने कल की वीडियो में बताया भी वैलिड सेल का मतलब क्या होता है, और वैलिड के साथ अनविजिटेड होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन वैलिड के लिए होगी, जो पहली लाइन है 34th लाइन।
और ये हो गया अनवैलिड, ओ सॉरी, अनविजिटेड के लिए। इसके बाद ये कंडीशन काम की यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो भी हाइट होगी, हम तो मिनिमम हाइट पे जा रहे हैं, और मिनिमम हाइट में जो भी वैल्यू आती जाएगी उसको हम स्टोर कर ही रहे हैं हर बार। हम कंडीशन चेक ही नहीं कर रहे कि हाइट ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, वो मैटर ही नहीं कर रहा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू में पुश करते जाएंगे, और जो भी टॉप पे आएगी, यानी कि लीस्ट वैल्यू ऑफ हाइट होगी, उसको हम स्टोर करते जाएंगे मैक्सिमम की तरह। एंड में रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो एक बार यहाँ देखते हैं, कुछ दिक्कत ना हो जाए तो लूप्स के। हाँ, तो रिटर्न डी। ओके, लेट अस सी। कंपाइलेशन एरर, पी क्यू डॉट पुश में आ गया, ठीक है। तो पुश में सिर्फ कोऑर्डिनेट्स नहीं आने चाहिए, साथ में वैल्यू भी आनी चाहिए। तो ग्रेड ऑफ एन आर, एन सी, एन सी। अब पुश करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर। ओके, पहला केस हो गया, सेकंड में रॉन्ग आंसर है। थ्री है तो थ्री आ गया, इसमें 24 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जा रहा है। ओके, सबसे पहले देखते हैं, नेबर हमने सही दिया, ठीक है। एन एम, ठीक है। गूगल विजिटेड भी ठीक है। मिन हीप भी हमने सही दिया, पी आई आई होना चाहिए। टाइम टी 0 के बराबर। सबसे पहले एलिमेंट को डाला, विजिटेड मार्क कर रहे हैं हम। इनफैक्ट विजिटेड यहाँ की जगह यहाँ अगर सोचे, हम्म, आई थिंक इसको भी हमें 0 मार्क कर देना चाहिए। वैसे फर्क पड़ तो नहीं रहा उससे, आई गेस, पर वाई टू टेक चांसेस। ओके। ओके, एक कंडीशन यहाँ पे हमने मिस कर दी। जब ये पाथ एक बार रीच हो गया होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आए होंगे, पाथ रीच हो गया होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये लगा जा रहा है जब तक सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स नहीं हो जा रहे प्रायोरिटी क्यू के। ठीक है, जैसे यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये पाथ आ गया, ठीक है। इसके बाद इसने और छोटी वैल्यू उठाई, यानी कि 16 तक आ गया, 17 उठाएगा, फिर 18 उठाएगा, 19, 20, ऐसे करते करते सारी वैल्यूज उठा रहा है प्रायोरिटी क्यू में से। लेकिन इसको ये नहीं पता सारी वैल्यूज की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ एक चेक लगाना पड़ेगा, इफ एक्स इज इक्वल टू एन माइनस वन, एंड वाई इज इक्वल टू एन माइनस वन भी बोल सकते हैं यहाँ पे वैसे, पर एम माइनस वन ही लेते हैं जब हमने लिया है। रिटर्न टी। अब सही चल जाएगा। परफेक्ट। सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो गया। इस कोड के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू सॉल्व सम BFS बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन ग्राफ्स, डाइक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स ऑन ग्राफ्स। एंड कल वाली प्रॉब्लम जो थी पैसिफिक अटलांटिक, वो भी अच्छी प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट उसको एक बार के लिए फिर भी हार्ड बोल सकते हैं, लेकिन ये तो काफ़ी मीडियम है। और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए सबसे पहले तो हम ये ले रहे हैं, विजिटेड अरे, तो O ऑफ n इंटू m, स्पेस यहाँ से ले रहे हैं, और तो कोई हम स्पेस कंसिडर कर नहीं रहे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ये आ जाएगी क्वाड्रेटिक। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए देखें तो हम हर एलिमेंट को वर्स्ट केस में एक बार पुश करेंगे, यानी कि सारे ग्रिड के एलिमेंट्स को पुश करेंगे। और प्रायोरिटी क्यू में पुश पॉप के लिए O ऑफ लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो अगर लिख के देखें कि ईच एलिमेंट विल बी पुश्ड या फिर पॉप्ड एट मोस्ट वंस, एटमोस्ट वंस, यानी कि एटलीस्ट, सॉरी, 0 बार या फिर एक बार पॉप होगा और पुश होंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक विजिटेड एरे बनाया था। अगर हम किसी एलिमेंट पे दोबारा आएंगे पुश करने के लिए, तो वो बता देगा हमें कि ये ऑलरेडी विजिटेड है, इसमें चूज नहीं करना है इसको वापस।
तो कितने एलिमेंट्स पे जा रहे हैं हम, n क्रॉस m एलिमेंट्स पे, और हर एलिमेंट को पुश कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं। तो इसको अगर हम n स्क्वायर ही मान लें, क्योंकि इसने दिया भी है प्रॉब्लम में कि n इज इक्वल टू m है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, n स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि इतनी बार हर एलिमेंट पे जा रहे हैं, और हर एलिमेंट को डालने की और निकालने की लॉग। ठीक है। अगर n एलिमेंट्स होते तो हम कह देते n एलिमेंट्स पे जाना है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। n की जगह n स्क्वायर एलिमेंट्स है, तो ये आ गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिर्फ विजिटेड एरे की वजह से आएगी, ऑफ n स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इसके लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच भी है। मैंने प्रॉब्लम की शुरुआत में एक वर्ड बोला था, चॉइसेस हैं हमारे पास। चॉइसेस जहाँ भी होती है वहाँ रिकर्जन आती है, और जहाँ रिकर्जन है तो मोस्ट लाइकली वहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हम मेमोराइजेशन और टेबुलेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू टू ट्राई द डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम। एंड फॉर दिस अप्रोच हमने डाइक्स्ट्रा को मॉडिफाई करके यूज किया थोड़ा सा। वेरी बेसिक क्वेश्चन इफ यू हैव डन डाइक्स्ट्रा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइस। If you have any suggestions or feedback for me, please feel free to drop it in the comment section. And please like this video, subscribe to my channel, and stay tuned for upcoming content. I'll see you tomorrow.